हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं और आज उसकी 5वीं क्लासेस है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के डिटेल्स में जाना, उसके बेसिक्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा और कुछ डिमांड के टॉपिक्स पढ़े। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कि आखिर डिमांड में कैसे और क्यों चेंजेस आता है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। आइए हम लोग इस चीज़ को आज शुरुआत करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्त कि टॉपिक का नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। इन देखने में तो एक सा लग रहा है, बट जब इसके मीनिंग के बारे में हम लोग सब आगे जाएंगे समझेंगे तो पता चलेगा ये काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का बात करते हैं हम लोग, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बारे, तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट में, अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड में चेंजेज आना ड्यू टू प्राइस, ठीक है। अगर किसी के प्रोडक्ट में, उसके प्रोडक्ट में के डिमांड में चेंजेज आना ड्यू टू प्राइस, उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसमें अदर थिंग्स को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, अदर थिंग्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस तरफ जो लिखा है यानी कि चेंज इन डिमांड, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अदर थिंग्स को ही कंसीडर करते हैं और प्राइस को इग्नोर कर देते हैं। समझ में आया? यानी कि चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांड का बात करेंगे तो प्राइस का इन्वॉल्वमेंट है इसका, और अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखते हैं। और इसमें चेंज इन डिमांड में, इसमें हम लोग प्राइस को ही कांस्टेंट मान के चलते हैं, अदर थिंग्स को लेके चलते हैं। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा ये अदर थिंग्स क्या है, अदर थिंग्स आखिर है क्या, बार बार आ रहा। तो इसको हम लोग आगे डील करेंगे कि अदर थिंग्स क्या है। ऐसे अभी फ़िलहाल के लिए जान लीजिए कि अदर थिंग्स में जैसे किसी कंज्यूमर का इनकम का चेंजेज आना, तो इनकम के चेंज आने से भी कई बार होता है क्या, डिमांड में चेंज आ जाता है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसा कि दिख रहा है इसमें कि चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, इसमें क्या आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, यानी डिमांड कर्व में मूवमेंट होना। और अगर जब चेंज इन डिमांड के बारे में बात करेंगे तो ये उसमें आता है चेंजेस इन डिमांड कर्व, इसमें हम शिफ्ट्स भी कह सकते हैं, शिफ्ट होना, डिमांड कर्व का शिफ्ट होना, ठीक है। तो ये कैसे समझेंगे, देखिए इसमें क्या आता है, अगर मूवमेंट हो रहा है, डिमांड कर्व में ही मूवमेंट होना, अगर जैसा कि हमें पता है ये डिमांड कर्व इसको मिला के ऐसे बनता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको समझा था अच्छी तरीके से कि डिमांड कर्व कुल मिला के इसी तरह होता है। तो इसी कर्व में अगर मूवमेंट होना, नीचे से ऊपर चल जाना, ऊपर से नीचे आ जाना, तो ये क्या कहलाएगा, मूवमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसमें दो चीज़ हो सकता है, एक हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दूसरा हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना। हिंदी में बोले तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब संकुचन होना, डिमांड में संकुचन होना, और एक्सटेंशन मतलब वृद्धि होना, डिमांड में वृद्धि होना। तो ये किस में आ रहा है बात, ये बात हो रहा है चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड का बात करते हैं तो ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड करवा जाता है, ठीक है। और शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व में क्या आता है, जब हम लोग इसमें इंक्रीज, देखिए ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर, डिक्रीज इन डिमांड होना या इंक्रीज इन डिमांड होना, है ना, यानी कि चेंजेस इन डिमांड है। इंक्रीज एंड डिक्रीज को हम लोग क्या कह सकते हैं कि चेंजेस होना। तो चेंजेस इन डिमांड कर्व में हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसा पढ़े थे जिसमें इसमें प्राइस का कोई रोल नहीं है, इसमें प्राइस का रोल नहीं है, इसमें अदर थिंग्स काम करते हैं, अदर फैक्टर्स काम करते हैं, है ना। तो अदर फैक्टर्स काम करेंगे तो क्या बात आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, है ना। तो जैसे कि अभी हम लोग समझ सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये हम लोग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का ले रहे हैं, यानी कि एक कर्व में ही चेंजेज आ रहा है ना। तो पहले देखते हैं, और ये डील क्या चीज़ करता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये प्राइस से डील करता है ना, प्राइस से डील करता है। तो प्राइस में चेंजेज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड करवा जाएगा, जिसमें दो चीज़ आता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड आता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आता है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो राइज कब होगा, जब आपका प्राइस गिरेगा और डिमांड बढ़ेगा, जैसे कि
लास्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है, अगर प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं पहले प्राइस 5 था तो क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग 1 कर रहे थे, और फिर क्या हुआ, फॉल इन प्राइस हुआ, प्राइस का गिरना हुआ और 5 से हो गया प्राइस 1 रुपया। 1 रुपया गिरने की वजह से क्या हो गया कि क्वांटिटी डिमांड हम लोग 1 करते थे, अब हम लोग क्वांटिटी डिमांड 5 कर रहे हैं। तो इस फिगर को अगर हम इस चार्ट को अगर हम लोग ग्राफ में शो करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि प्राइस जब 5 रुपये था तो क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग 1 कर रहे थे, जब प्राइस वही 1 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 हो गया। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो कर्व बना डिमांड कर्व, ये इसी का एक्सटेंशन हो गया, यानी कि ये इस तरह से बढ़ गया, नीचे की तरफ चढ़ गया, तो क्या हो गया, ये डिमांड का एक्सटेंशन हो जाना, डिमांड का एक्सटेंशन हो जाना। तो ये इस किस चीज़ का एग्जांपल हो गया, ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के बारे में जाना है हम लोग। आइए हम लोग इसी की तरह कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में देखें। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एकदम सेम इसी तरह है, बस जस्ट अपोजिट क्या होता है कि इसमें फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। और क्यों होगा, ये अगेन प्राइस से डायरेक्ट डील करता है। पहले प्राइस 1 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांड हम लोग 5 करते थे, प्राइस का बढ़ना हो गया, राइज इन प्राइस हुआ, जिसकी वजह से प्राइस का दाम 1 से 5 चला गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग घटा दिए, 1 आ गए। कारण हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी ग्राफ में अगर हम इसी चीज़ को चेक करें तो कि पहले 5 रुपये 1 रुपये दाम था तो हम कितना खरीदते थे, 5 खरीदते थे। जब यही दाम इंक्रीज कर दिया किसी प्रोडक्ट का और वो 5 रुपये हो गया तो क्वांटिटी डिमांड हम लोग 1 करने लगे। यानी कि अब हम लोग देख रहे जो कर्व बना, डिमांड का कर्व बना, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संकुचन हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया। समझ में आ रहा है ये बात कि कैसे ये कम हो रहा है ना। तो ये क्या हुआ कि प्राइस के गिरने से, प्राइस के बढ़ने से, आई मीन प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड में कमी आ जाना, 5 से लेकर 1 डिमांड कर लेना, 5 से 1 का कर लेना, तो ये क्या चीज़ रिजल्ट दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना। तो ये हम लोग देखें कि इसमें क्या आता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में जो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें एक्सटेंशन होता है, मूवमेंट अलोंग में एक्सटेंशन पढ़ लिए, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिए। इसी तरह सेकंड टॉपिक आता है चेंजेज इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यानी कि अगर हम शिफ्ट का बात करें तो इसमें 2 चीज़ आएगा, इंक्रीज होना डिमांड में और डिक्रीज होना डिमांड में। देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसमें तो पहले हम लोग कह चुके हैं कि इसमें हम लोग प्राइस को साइलेंट रखते हैं, प्राइस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल भी प्राइस का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, प्राइस का इन्वॉल्वमेंट इसमें था, इसमें अदर थिंग्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। मान लिया ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि प्राइस जो है वो फिक्स्ड है। मान लिया ये 5 रुपये था, ये प्राइस यहाँ पर फिक्स है और ये आपका डिमांड था, जो शुरुआत का डिमांड था, है ना। मे भी ऐसा हुआ होगा कि आपके इनकम में, कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीमेंट हो गया होगा, यानी कि आपका इनकम बढ़ गया। तो इनकम बढ़ गया तो जाहिर सी बात है आप कुछ तो डिमांड बढ़ाइएगा, तो ये डिमांड इंक्रीज हो गया, यानी कि डी से D1 बन गया। पहले का डिमांड कर्व क्या था, ये D आ रहा था। ठीक है, नया आपके नए चेंजेज आने से, इनकम में चेंजेज आने से डिमांड कर्व में भी चेंजेज आ गया। में भी ऐसा भी हो सकता है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है तो बहुत लोगों का इनकम गिर गया होगा, है ना। तो बहुत लोगों का इनकम गिरने से उनके डिमांड में भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो जो डिमांड पहले ये D था अब D2 हो गया होगा, है ना। तो ये मूवमेंट अगर हम पूरे शिफ्ट कर देते हैं, डिमांड कर्व अगर पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है तो वो लोग उसको हम लोग पढ़ते हैं शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकता है शिफ्ट होना। ठीक है, तो 2 तरह का हो सकता है शिफ्ट, या तो इंक्रीज भी हो सकता है डिमांड कर्व में या डिक्रीज हो सकता है। जैसा कि अभी हम लोग इसमें देखे इंक्रीज भी हो रहा था और डिक्रीज भी हो रहा था, है ना। देखिए पहले D1 से D से D1 में चला गया, D से फिर D2 में चला गया, यानी इंक्रीज भी हुआ और डिक्रीज भी हुआ, है ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या क्या हो सकता है, जैसा कि अभी हम बताए आपका इनकम फर्स्ट ही है जो कि बताता है इनकम में चेंजेज आना, यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंजेज होना। इंक्रीज होता है इनकम तो
डिमांड भी इंक्रीज कर जाता है। अगर इनकम डिक्रीज करता है तो डिमांड भी डिक्रीज कर जाता है ना। सेकंड पॉइंट आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर से बता देते हैं। सब्स्टिट्यूट जो वर्ड है बेसिकली आप देखेंगे तो क्रिकेट में काफ़ी अच्छे तरीके से यूज किया जाता है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या चोटिल हो जाता है तो उसके जगह में प्लेयर जाता है जो उसके लिए फील्डिंग कर देता है या रनिंग कर देता है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। इसका मतलब क्या निकलता है कि एक प्लेयर की जगह में दूसरा प्लेयर जाके काम कर रहा है। इसी तरह इकोनॉमिक्स कहता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ये क्या हो सकता है, अगर कोई आदमी टी नहीं है उसके पास अवेलेबल तो शायद वो कॉफ़ी पी लेगा, है ना, कॉफ़ी पी लेगा। या आप इसको और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पेप्सोडेंट है और कोलगेट है। किसी के घर में पेप्सोडेंट यूज़ होता है, हो सकता है अगले महीने में कोई कोलगेट यूज़ कर ले, तो उसका क्या इफेक्ट आता है ये भी हम लोग अदर थिंग्स में लेके चलते हैं। बेसिकली जो अदर थिंग्स का बार बार नाम आ रहा था ये वही सब में से अदर थिंग्स है, ठीक है। ये अदर थिंग्स में चेंजेज आ रहा था जिसकी वजह से डिमांड में आपका चेंज आ जा रहा था, जिसमें हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड कर्व देखे थे, है ना, जिसमें शिफ्ट का बात आया था। खैर, तो सेकंड पॉइंट जो था वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे था कि अगर मान के चलिए आपका किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स को ले लेते हैं, पेप्सोडेंट को लेते हैं और कोलगेट लेते हैं। अगर पेप्सोडेंट के प्राइस में इंक्रीज हो गया, अगर पेप्सोडेंट का प्राइस इंक्रीज हो गया, है ना, तो उसमें क्या होगा आपका कि कोलगेट का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, है ना। प्राइस देखिए किसका बढ़ रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, लेकिन डिमांड किसका बढ़ जाएगा, कोलगेट का बढ़ जाएगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट हमको डायरेक्ट दिखता है इसमें। अगर इसी तरह डिक्रीज का देखना है तो अगर मान के चलिए क्या होता है कि हम पेप्सोडेंट यूज करते थे, अब कोलगेट का दाम गिर गया तो हम क्या करेंगे, पेप्सोडेंट यूज करना छोड़ देंगे तो उसका डिमांड में क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड भी डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह आता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे कंप्लीमेंट्री का खुद अपने में एक मीनिंग निकलता है जो पूरक होता है, यानी दूसरे को जो पूरा करे, कंप्लीट करे, एक दूसरे को कंप्लीट करे, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि मान लीजिए पेन के साथ इंक, या मान लीजिए आप स्कूटी के साथ उसके पहिए, है ना। तो एक गुड्स जो दूसरे गुड्स को कंप्लीट करता है एक फाइनल प्रोडक्ट को बनने में, उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि अगर टायर का दाम बढ़ता है किसी गाड़ी में, तो टायर का दाम बढ़ने से क्या होता है, उसके फाइनल प्रोडक्ट गाड़ी के दाम में भी रेट में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर फॉल इन द, देखिए अगर एग्जांपल लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड और फॉल इन द कंप्लीमेंट्री प्राइस, है ना। तो क्या देखें हम लोग कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, यानी कि अगर टायर का दाम बढ़ गया, दाम अगर टायर का बढ़ गया तो अब क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ जाएगा, है ना। फाइनल प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर राइज होता है प्राइस में कंप्लीमेंट्री गुड्स का तो डिमांड डिक्रीज कर जाता है। अगर उसी तरह की मान के चलिए लीड और पेन का हम एग्जांपल लेते हैं, इंक और इंक पॉट का एग्जांपल लेते हैं, अगर तो इंक का दाम अगर गिरता है तो डिमांड हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इंक का दाम गिरा यानी पेन का भी दाम गिरेगा कुछ, और जब पेन का दाम कम होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग इंक्रीज करेंगे डिमांड को, है ना। अब कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डील करते हैं, है ना। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कई बार क्या होता है कि आदमी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंजेस भी होते रहता है। कभी हो सकता है कि मुझे कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उस प्रोडक्ट के प्रति मेरा टेस्ट बढ़ गया है, तो हम रेगुलर क्या होता है उस प्रोडक्ट को हम खरीदने लगते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के फेवर में अगर किसी प्रोडक्ट में चला गया तो वो इंक्रीज़ करवा देता है डिमांड को। अगर किसी प्रोडक्ट को मेरा फेवर नहीं है उस प्रोडक्ट में तो उसका डिक्रीज़ करवा देता है डिमांड। तो दोस्तों जैसा है कि ये आज टॉपिक हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।